जैसे गांव में क्या होता है, बोलेंगे ए कहाँ जा रहा है, इधर आओ, चलो जाके पिठिया चले जाओ, वहाँ से सब्जी ले आओ। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में गाना है कि हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा। जैसे हाय देयर, आई एम योर सोशल स्टडीज टीचर अक्षय झा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का जो कारवां हमने रिसेंटली स्टार्ट करा था, आज हम उसे आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा कि आप लोग ऑलरेडी थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन के बारे में। वीडियो को पूरा देखना, इसलिए नहीं कि मेरा यूट्यूब का बिजनेस चल जाए, इसलिए ताकि आपको बेहतर समझ में आए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम किसी नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो पहले उस टॉपिक को डिकोड करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशंस का मतलब क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1789 में फ्रांस में रिवॉल्यूशन आया था, और रिवॉल्यूशन के साथ ही वहाँ के पब्लिक और रिवॉल्यूशनरी के द्वारा फ्रांस को एक नेशन के रूप में आइडेंटिफाई किया जाए, इसके लिए बहुत सारे नए नए मेजर्स को लोगों के बीच इंट्रोड्यूस करा गया था। तो उन सारे मेजर्स के बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि वहाँ पे नेपोलियन किस तरीके से राइज हुआ और किस तरीके से उसने पहले फ्रांस पर अपना पावर जमाया और आगे चलकर पूरे यूरोप के लिए वो एक अग्रदूत यानी कि एक शहंशाह की तरह साबित हुआ। लेकिन बहुत ही जल्दी बाकी यूरोप के जो बहुत सारे लोग थे वो उससे क्यों नफरत करने लगे थे। तो इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। पूरे यूरोप में नेशनलिज्म सबसे पहले फ्रांस के लोगों में जागृत हुई थी, जिसके कारण 1789 में वहाँ पे रिवॉल्यूशन आया था। अगर आपको याद होगा तो 1789 से पहले फ्रांस एक फुल फ्लेज्ड एक ऐसी टेरिटरी थी जो पूरी तरीके से मोनार्की के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। वहीं 1789 के रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ के रिवॉल्यूशनरी के द्वारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिसके कारण पूरा का पूरा पावर जो है वहाँ मोनार्की से शिफ्ट होकर फ्रांस की जनताओं के पास चला गया था। और आगे फ्रांस किस तरीके से होगा, नेशन बनेगा, क्या होगा, ये सब कुछ अब वहाँ की जनताओं के द्वारा तय होना था। रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ के रिवॉल्यूशनरी के द्वारा बहुत सारे ऐसे मेजर्स, लॉज और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज को इम्पोज किया गया था, जिससे कि वहाँ के लोगों में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग या फिर सेंस ऑफ वननेस जाग सके, जिससे कि वहाँ के लोगों के मन में ये आए कि ये जो फ्रांस है ये उनका एक नेशन है। सबसे पहले उन्होंने ले पैट्री और ले सिटियन का कॉन्सेप्ट फ्रांस के लोगों के बीच इंट्रोड्यूस करा था। ले पैट्री का मतलब होता है फादरलैंड। जैसे इंडिया के केस में हम लोग मदरलैंड यानी कि मातृभूमि करके बुलाते हैं, और मातृभूमि से हमारे अंदर एक नेशनलिज्म की भावना आती है, इसीलिए वहाँ पे ले पैट्री यानी कि फ्रांस की सभी जनता यूनाइटेड है, उसको लेकर के एक टर्म्स ले पैट्री को इंट्रोड्यूस करा गया था। वहीं ले सिटियन लोगों के बीच इक्वलिटी को दिखा रहा था, ना ही कोई क्लर्जी, ना ही कोई नॉबल्स, ना ही कोई थर्ड स्टेट, सारे के सारे लोग एक हैं जिनको सिटीजन्स करके बुलाया जाएगा, इसलिए ले सिटियन को इंट्रोड्यूस करा गया था। इन दोनों के अलावे वहाँ पर फ्रांस का एक नया ट्राई कलर फ्लैग, जो पहले का जो फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड हुआ करता था, जो कि बेसिकली मोनार्की का एक सिंबल था, तो उसको हटा करके फ्रांस का न्यू ट्राई कलर फ्लैग को इंट्रोड्यूस करा गया था। इन चेंजेस के अलावे वहाँ पर नए नए हाइमन्स, ओथ्स लिए गए, और जो मार्टियर्स होते थे उनका कोमेमोरेशंस का जो प्रोग्राम था वो आयोजित होता था, और ये सब कुछ होता था नेशंस के नाम पर। हाइमन्स कंपोजिंग का अर्थ होता है देश के लिए गीत लिखना। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में गाना है कि हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा। बिल्कुल उसी तरीके से नेशनलिज्म जगाने के लिए देश के नाम पर बहुत सारे गीत लिखे गए। साथ ही साथ ओथ्स लिया गया, वो भी देश के नाम पर। ओथ लेने का मतलब होता है, जैसे इंडिया के केस में हम लोग बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एटसेट्रा करके बोलते हैं। उसी तरीके से फ्रांस में भी देश के नाम पर ओथ लिया जाता था। और साथ ही साथ मार्टियर्स कोमेमोरेशन का मतलब होता है कोई भी सोल्जर्स जब शहीद हो जाते हैं तो उनके लिए जो इवेंट आयोजन होता है उसको कहा जाता है मार्टियर्स कोमेमोरेशन। इन सब के अलावा वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विद यूनिफॉर्म लॉ को इंट्रोड्यूस करा गया था। यूनिफॉर्म लॉ का मतलब होता है सबके लिए लॉ एक समान। कोई भी लोग, चाहे वो क्लर्जी हो, नॉबल्स हो या थर्ड स्टेट के लोग हों, सबके लिए रूल्स बिल्कुल
इक्वल होंगे। और वहीं पे सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जैसे पहले क्या होता था कि फ्रांस चूंकि मोनार्की के अंडर में रहता था तो अलग अलग रीजन्स में वो क्लर्जी और नॉबल्स के द्वारा अलग अलग रीजन्स को कंट्रोल करते थे, यानी कि पूरा का पूरा पावर किंग के हाथ में होता था। अब क्या था कि पूरा का पूरा पावर जो है एक किसी न किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, जिसे कहा जाता है सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले तो लोगों के लिए लॉ इक्वल कर दिया गया ताकि लोगों के मन में कहीं कोई दूसरी फीलिंग्स ना आए, और उसके बाद वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था यानी प्रशासन कि किस तरीके से कंट्री को चलाना है वो पूरा का पूरा एक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कंट्रोल किया जाने लगा। साथ ही इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज को एबॉलिश कर दिया गया था। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज का मतलब होता है जब ट्रेडर्स एक जगह से दूसरे जगह सामान को बेचने जाते हैं तो उनको कुछ टैक्स देना पड़ता है। तो पहले फ्रांस बहुत सारे अलग अलग रीजन्स में बटा हुआ था जहां ट्रेडर्स एक जगह से दूसरी जगह फ्रांस के अंदर ही विद इन देयर टेरिटरी अगर वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे उनको टैक्स देना पड़ता था, जिसको कहा जाता है इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज। इन सब के अलावा वहां पे यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम को एडॉप्ट करा गया था। यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम का मतलब होता है एक समान बाट का यूज पूरे फ्रांस में होना। पहले क्या होता था कि चूंकि फ्रांस एक मोनार्की के अंडर का एक टेरिटरी था जिसमें कि अलग अलग जो रीजन्स थे वहां पे अलग अलग बाट का यूज होता था। बाट जो कि शॉपकीपर के द्वारा यूज होता है, जो कि आप लोग पीछे इमेज में देख सकते हैं। तो बाट जो कि शॉपकीपर के द्वारा यूज होता था, तो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह का बाट यूज होता था सेम चीज़ों के लिए। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल्स में जैसे मान लीजिए कि ये तो जैसे किसी रीजन में क्या होता था कि ये इसको 1 kg करके कंसीडर करा जाता था, वहीं दूसरे रीजन में इसको 1 kg करके कंसीडर करा जाता था। अगर कोई आदमी इधर मतलब कि किसी एक रीजन से जहां 1 kg इसको कंसीडर करा जाता है, यहां से अगर वो सामान लेके आते थे तो दूसरे रीजन जहां 1 kg इसको कंसीडर करा जाता है वहां वो 5 kg या 10 kg हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। वहीं रिवॉल्यूशनरी द्वारा इन सब चेंजेस को एडॉप्ट करने से फ्रांस के लोगों में नेशनलिज्म की भावना आ चुकी थी और वो खुद को एक नेशन के पार्ट के रूप में देखना शुरू कर दिया था। और खुद का एक नेशन एस्टेब्लिश करने के बाद मानो उन्होंने एक ओथ ले लिया था कि बाकी के जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ से वो मोनार्की को ख़त्म कर देंगे, और साथ ही साथ जो मोनार्की का जो डिस्पोटिक नेचर है जो वहाँ के लोगों को यानी कि यूरोप के लोगों को झेलना पड़ता था, उससे वो उन्हें आज़ाद करवाएंगे और उनका एक नेशन बनाने में उनका हेल्प करेंगे। दूसरी ओर यूरोप के बाकी नेशंस ने जैसे ही फ्रांस में होने वाले इन सारे चेंजेस को देखा तो साथ ही साथ बाकी नेशंस के लोगों के द्वारा भी बेसिकली स्टूडेंट्स और मिडिल क्लास के लोगों के द्वारा जैकोबिन क्लब एस्टेब्लिश्ड होने शुरू हो गए। जैकोबिन क्लब याद होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9 में इसके बारे में जरूर से पढ़ा होगा। तो जगह जगह जैकोबिन क्लब खुलने लगा, और साथ ही साथ फ्रांस का जो रिस्पेक्ट था यूरोप के अन्य देशों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और वहीं फ्रांस की जनता अपना नेशन एस्टेब्लिश करने के बाद अब यूरोप को मोनार्की से आज़ाद कराने के लिए निकल पड़े थे, और उनके इस सोच को और ज़्यादा कंसोलिडेट करा था राइज ऑफ नेपोलियन ने। 1789 के बाद से फ्रांस में अलग अलग टाइम पर पावर शिफ्टिंग होते रहता था, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के हाथ में पावर चला जाता था, लेकिन 1799 तक वहाँ पर नेपोलियन राइज हो चुके थे और सबसे पहले उन्होंने फ्रांस में अपनी पकड़ बनाई। बाद में अपनी फौज को लेकर के यूरोप के और दूसरे नेशंस पर अटैक करा, वहाँ से मोनार्की को हटाया और सारे के सारे टेरिटरी पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के साथ ही नेपोलियन ने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स इम्पोज करे जो कि लोगों के द्वारा पसंद किया जाने लगा। नो डाउट जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस करे थे यूरोप के लोगों के लिए वो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन साथ ही साथ पूरे के पूरे यूरोप में डेमोक्रेसी को नेपोलियन ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इन सब के अलावे ईयर 1804 में नेपोलियन ने फ्रांस की जनताओं के लिए कुछ लॉज बनाए थे। इसमें बेसिकली 3 लॉज थे। पहला, प्रिविलेज बाय बर्थ को खत्म कर दिया गया था। दूसरा, लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया था। और तीसरा कि लोगों के लिए इक्वलिटी ऑफ लॉ को फ्रांस में इम्पोज करा गया था। और इन तीनों लॉज को कंबाइंड फॉर्म में सिविल कोड ऑफ 1804 या फिर नेपोलियनिक कोड करके कहा जाता है। नेपोलियन ने पूरे यूरोप से
फ्यूडल सिस्टम, मोनेरियल ड्यूज और गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया था। फ्यूडल सिस्टम के बारे में आप लोगों ने क्लास 9 में तो पढ़ा ही होगा। बेसिकली मैं आपको बता देता हूं, जैसे फ्यूडल सिस्टम में किंग अकेले पूरे टेरिटरी को कंट्रोल तो नहीं कर सकते थे, इसलिए वो सारा का सारा लैंड जो है वो नॉबल्स और क्लर्जी को दे देते थे, और फर्दर जो नॉबल्स और क्लर्जी होते थे वो पीजेंट्स को लैंड ट्रांसफर किया करते थे और उसके बदले में उनसे टैक्स लेते थे। और वहीं नॉबल्स और क्लर्जी जरूरत पड़ने पर किंग को सोल्जर्स वगैरह देते थे, जो कि किंग को अलग अलग टाइम पर अलग अलग टेरिटरी को एनेक्स करने में या फिर दूसरे देश के साथ वॉर करने में हेल्प मिलती थी। साथ ही साथ नेपोलियन ने सर्फडम को भी खत्म कर दिया था। सर्फडम का मतलब होता है कि पहले के टाइम पर फ्यूडल सिस्टम चला करता था, तो जो भी फ्यूडल्स होते थे वो पीजेंट्स से उनको लैंड देते थे, तो उसके बदले में वो बहुत सारा फ्री में काम ले लिया करते थे। जैसे हमारे यहाँ भी होता है, अगर आप किसी से कर्जा ले लोगे तो वो आए दिन आपसे फ्री में काम करवाते रहेंगे। जैसे गाँव में क्या होता है, बोलेंगे ए कहाँ जा रहा है, इधर आओ, चलो जाके पिठिया चले जाओ, वहाँ से सब्जी ले आओ। ए कहाँ जा रहा है, किराना की दुकान से जाके थोड़ा 2 kg चीनी ले आओ। तो इस तरह का जो फ्री का जो काम करवाया जाता है आपको कर्जा दे करके, तो इस तरह के काम को कहा जाता है सर्फडम। वहीं गिल्ड रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि किसी एक खास रीजन में कोई एक आदमी ही एक चीज को ट्रेड कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे स्टेशनरी की दुकान मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि इंडिया के बिहार के समस्तीपुर में एक जगह है ताजपुर। अगर इस ताजपुर में ऐसा रूल लगा दिया जाए कि स्टेशनरी का सिर्फ और सिर्फ एक ही शॉप होगा, तो ऐसे में शॉपकीपर जैसा मन करेगा, जितना मन करेगा उतना प्राइस को इम्पोज करेंगे और लोगों को देना पड़ेगा। वहीं दूसरे लोग ताजपुर में अपना शॉप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, तो इसे कहा जाता है गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस। तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को भी नेपोलियन ने रिमूव कर दिया था, और इन सारे मेजर्स के अलावा पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा कर दिया गया था। कॉमन करेंसी को पूरे यूरोप में एडॉप्ट करा गया था। तो आप सोच सकते हैं कि गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस रिमूव हो जाना, कॉमन करेंसी को एडॉप्ट करना, ट्रांसपोर्टेशंस को इफिशिएंट बनाना, ये सारे मेजर्स से यूरोप के जो बिजनेसमैन थे और स्मॉल ट्रेडर्स थे वो लोग बहुत ज़्यादा नेपोलियन से खुश थे। लेकिन वहीं यूरोप के ओवरऑल पब्लिक के बारे में अगर बात किया जाए तो नेपोलियन के बारे में उनका मिला जुला राय था। शुरू में यूरोप के लोगों ने नेपोलियन को हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी के रूप में देखा था। हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी का मतलब होता है आजादी का अग्रदूत। एक आदमी आएगा और उनको मोनार्की से बचाएगा, यानी कि डिस्पोटिज्म वाले रूल से उनको बचाएगा। लेकिन जल्द ही नेपोलियन ने कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स और रूल यूरोप के लोगों पर इम्पोज करे कि उनका जो मानना था ये हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी हैं, यानी आज़ादी का जो अग्रदूत है, वो जल्द ही वहाँ के लोग उनको नफरत करने लगे और नेपोलियन से उनको शत्रुता हो गई। तो प्रश्न यह उठता है कि आखिर नेपोलियन ने कौन सा ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को यूरोप में इम्पोज करा था जिसको कि वहाँ के लोगों ने पसंद नहीं करा था। तो बेसिकली उन्होंने 3 रूल्स इम्पोज करा था। सबसे पहले उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था, साथ ही साथ उन्होंने सेंसरशिप को इम्पोज करा था। सेंसरशिप का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए इंडिया में मोदी जी पे कोई बुक लिखा जाएगा और उस बुक में आपने ये लिख दिया कि मोदी जी एक कैमरा पसंद आदमी है, तो मोदी जी जब उसको पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो उसको अप्रूवल नहीं देंगे। इसको कहा जाता है सेंसरशिप। तो नेपोलियन ने स्ट्रॉन्ग सेंसरशिप लगा के रखा था, यानी बुक्स, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स या कहीं भी क्या छपने वाला है नेपोलियन के बारे में, उस पर स्ट्रॉन्ग सेंसरशिप रखा गया था। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट, फोर्स इंस्क्रिप्शन इन आर्मी, यानी कि जबरदस्ती यूरोप के लोगों को अपने आर्मी में शामिल करते थे। तो आप सोच सकते हैं कि एक तरफ टैक्स बढ़ा दिया गया, दूसरी तरफ सेंसरशिप लगा दिया गया, जहां लोग जो पोइट हैं उनके पास आज़ादी नहीं है, जो एडिटर हैं उनके पास आज़ादी नहीं है, और साथ ही साथ ज़बरदस्ती लोगों को अपनी फौज में शामिल करना। तो ये सारे के सारे मेजर्स जो है वो लोगों के पॉलिटिकल राइट्स के खिलाफ थे, और इससे लोगों को समझ में आ गया कि जो नेपोलियन, जिनको वो हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी मानते हैं, वो एक्चुअली में वो है नहीं। आने वाले टाइम में नेपोलियन से उनकी शत्रुता हो गई और फाइनली 1815 में सारे के सारे मोनार्क्स एक हो जाते हैं और वाटरलू के वॉर में नेपोलियन को डिफीट कर देते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो तो आपने देख लिया, आगे वापस से जाकर बुक में इस टॉपिक को पढ़िए और उसके बाद नीचे कमेंट करना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड लव, रिसीव लव।